हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रक्त के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और साथियों, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, रक्त या ब्लड क्या होता है? तो रक्त एक प्रकार का द्रव संयोजी ऊतक है। एक स्वस्थ मनुष्य में यह 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का 7% होती है और यह हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान जो है 7.4 होता है और इसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के जो पदार्थ पाए जाते हैं, फर्स्ट है रुधिर कोशिकाएं और दूसरा है प्लाज्मा। तो अब हम देखते हैं हिमेटोपोइसिस क्या होती है, रक्त उत्पादन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो मनुष्य जब तक जीवित रहता है उसकी रक्त कोशिकाएं परिपक्व एवं नष्ट होती रहती हैं तथा नवीन कोशिकाएं पुनः जन्म लेती रहती हैं। रक्त कोशिकाओं के निर्माण की यह प्रक्रिया रक्त उत्पादन कहलाती है, हिमेटोपोइसिस भी कहते हैं। रक्त कोशिकाओं का निर्माण रेड बोन मेरो, लसिका ग्रंथियों तथा प्लीहा में होता है। जो आरबीसीज होती है फ्रेंड्स, इसका निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मेरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा, लसिका ग्रंथि एवं प्लीहा में होता है। और लाल अस्थि मज्जा युवा व्यक्तियों की छोटी एवं चिपटी अस्थियों में स्पंजी पदार्थ के रिक्त स्थानों में पाई जाती है। भ्रूण एवं नवजात शिशुओं में यह नलिकाकार अस्थियों ट्यूबुलर बोन्स के भीतर पाई जाती है। मानव शरीर में जो आरबीसीज होती हैं, लाल अस्थि मज्जा की मात्रा 1500 सीसी होती है। लाल रक्त कण आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 50 लाख होती है और इसके कोशिका द्रव्य में एक प्रोटीन वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी के चलते रक्त का रंग जो होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। इसका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार से कार्य करते हैं। पहला है फुफ्फुस में ऑक्सीजन ग्रहण कर उसे शरीर के विभिन्न अवयवों को प्रदान करना तथा दूसरा इसका मुख्य कार्य है उपापचय के कारण ऊतकों में उत्पन्न CO2 का कुछ भाग फुफ्फुस तक पहुंचाना, जिसे श्वसन क्रिया द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गई फ्रेंड्स आरबीसीज। अब हम देखते हैं WBC, श्वेत रक्त कण। WBC इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। लाल रक्त कणों की अपेक्षा इनकी जो संख्या है ये कम होती है। 1 घन mm रक्त में इनकी संख्या लगभग 8000 तक हो जाती है एवं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ग्रेन्युलर एवं नॉन ग्रेन्युलर होते हैं। सभी कणीय श्वेत रक्त कण भी समान नहीं होते, जिन्हें 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। इसिनोफिल्स, वासोफिल्स एवं न्यूट्रोफिल्स में बांटा गया है। अकर्णीय श्वेत रक्त कण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लिम्फोसाइट्स एवं दूसरा मोनोसाइट्स। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कणीय एवं अकणनीय दोनों प्रकार के श्वेत रक्त कण एक निश्चित परिमाण में रहते हैं एवं श्वेत रक्त कणों में सर्वाधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स की होती है। किसी रोग का आक्रमण होने पर WBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे यह रोगाणुओं का मुकाबला कर पाते हैं। इससे यह पता लगता है कि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है। थर्ड हम देखते हैं रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। इनका भी आकार अनियमित होता है तथा इनमें थ्रोम्बोकाइनेस नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो रक्त के जमने में मदद करता है। इनकी संख्या लाल रक्त कणों से कम परंतु रक्त कणों से अधिक होती है। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो साथियों, जो हीमोग्लोबिन है, लाल रक्त कण आरबीसी के कोशिका द्रव्य में लोहा तथा एक प्रोटीन वर्णक रहता है, जिसे एक साथ हीमोग्लोबिन कहा जाता है। यह लाल रक्त कण का अधिकतर भाग बनाता है और इसलिए रक्त का रंग लाल होता है। यह रक्त परिसंचरण के दौरान फुफ्फुस से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? यह रक्त का मूल आधार होता है जिसमें रक्त कणिकाएं तैरती रहती हैं। क्या कहते हैं इसे? प्लाज्मा कहते हैं। यह वस्तुतः रक्त का जलीय भाग होता है और रक्त प्लाज्मा में लगभग 90% तक जल तथा 10% तक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो
आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं, ये इस जल नामक पदार्थ में तैरती रहती हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है तथा जो 10% रहता है ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ के तहत रक्त प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन तथा फाइब्रिनोजिन रहते हैं। अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा मात्र 1% तक ही होती है, जिसके तहत सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि के लवण आते हैं। एवं इसके अलावा रक्त प्लाज्मा में कई अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, वसा, अमीनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, एंजाइम, हार्मोन आदि। प्लाज्मा में मौजूद खनिज पदार्थ विशेषकर सोडियम क्लोराइड परासरण दाब को नियमित बनाए रखता है। रक्त प्लाज्मा में रोग प्रतिकारक पदार्थ एंटीबॉडी भी पाई जाती है, जो जीव विष को प्रभावहीन बना देता है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है, रक्त का जमना। तो फ्रेंड्स रक्त का जमना, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। यह वस्तुतः एक भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया होती है जो सदैव हवा की उपस्थिति में ही रहती है। इसका मतलब ये है साथियों कि जो ब्लड है ये जब मनुष्य की बॉडी में रहता है, शरीर में रहता है, तो यह जल की तरह ही पूरे शरीर में रहता है। लेकिन जैसे ही ये हवा की उपस्थिति में आता है या बॉडी से बाहर थोड़ा भी आता है तो इसकी क्लॉटिंग होने लगती है। रक्त में फाइब्रिनोजिन, प्रोटीन, थ्रोम्बोजन, यकृत द्वारा विटामिन ए की मदद से निर्मित आदि पदार्थ मौजूद रहते हैं। बिंबाणु में थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम उपस्थित रहता है, जिसके मुक्त होने से रक्त का जमाव संभव बन जाता है तथा यह कैल्शियम लवण एवं कुछ अन्य पदार्थों की मदद से अक्रिय कर प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। इसके बाद थ्रोम्बिन रक्त प्लाज्मा में घुले हुए फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदल देता है, जो कि एक सघन एवं रेशेदार पदार्थ होता है और जिसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं। इससे रक्त का थक्का जैसा बन जाता है, जिसे रक्त का जमना कहते हैं। रक्त सामान्यतया रक्त वाहिकाओं में नहीं जमता है, क्योंकि वहाँ पर रक्त हवा के संपर्क से दूर रहता है। साथ ही रक्त प्लाज्मा में एंटीथ्रोम्बिन एंजाइम पाया जाता है, जिसका निर्माण यकृत एवं फुफ्फुस करते हैं और यही एंजाइम रक्त को जमने से रोकते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय रक्त समूह पर विचार करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि लाल रक्त कण कुछ विशेष अवस्थाओं में पुंज बना लेते हैं या क्लम्प बना लेते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के रक्त में समूहिका जो समूहन करती है तथा समूहजन को समूहिका उत्पन्न करती है, इसकी मात्रा अलग अलग होती है। समूहिका रक्त प्लाज्मा में, जबकि समूहजन लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं। समूहिका विशेषकर 2 प्रकार की होती है, जिसे अल्फा एवं बीटा द्वारा निरूपित किया जाता है, और यह समूहिका एवं समूहजन के आधार पर ही रक्त के वर्गीकरण को रक्तवर्ग कहा जाता है। जिन वर्गों के रक्त को मिलाए जाने पर समूहजन एग्लूटिनेशन होता है, उन्हें असंयोजी रक्तवर्ग तथा कॉम्पैटिबल ब्लड ग्रुप, तथा जिनमें समूहजन नहीं होता है उन्हें संयोजी रक्तवर्ग कहा जाता है। साथियों, जो ओ वर्ग का रक्त किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है, जबकि ओ रक्त वाले व्यक्ति को सिर्फ इसी वर्ग का रक्त दिया जा सकता है, और इस वर्ग वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, या यूनिवर्सल डोनर या फिर रक्त दाता कहते हैं। ए बी रक्त वर्ग होता है, तो ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रक्त दिया जा सकता है, परंतु ऐसे व्यक्ति का रक्त सिर्फ इसी वर्ग के रक्त ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। अतः इस वर्ग वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं या सर्वग्राही कहते हैं। ए तथा बी वर्ग का रक्त क्रमशः इन्हीं वर्गों के रक्त वाले व्यक्तियों तथा ए बी वर्ग के रक्त वाले व्यक्तियों को दिया जा सकता है, इसीलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं। ए एवं बी वर्ग के रक्त वाले व्यक्तियों को इसी वर्ग अथवा ओ वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर RH फैक्टर है, तो इसे भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RH फैक्टर, रक्त में ए एवं बी समूहजन के अलावा एक अन्य समूहजन भी होता है जिसे RH फैक्टर कहते हैं। यह विशिष्ट समूहजन व्यक्ति के लाल रक्त कण में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये RBC में पाया जाता है,
और यह सर्वप्रथम रीसस जाति के बंदर के रक्त में पाया गया था। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह समूहजन पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव तथा जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह RH फैक्टर जो है पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं तथा जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स स्प्लीन प्लीहा है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। यह डायफ्राम के ठीक नीचे बाएं हाइपोकॉन्ड्रियम में स्थित होता है और इसके नतोदर भाग में एक नाभिका होती है जिससे धमनी एवं शिराएं निकलती है। WBC तथा RBC का विनाश इसी में होता है और यही कारण है कि प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह भी कहते हैं। तो जो RBC है फ्रेंड्स, इसका जो डेथ होती है या जो ये नष्ट होती है कहाँ पर होती है, स्प्लीन में होती है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपके रक्त से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। रक्त आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक भेज सकते हैं। इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।